दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के इस अगले अंक में हम आपके साथ लेकर आए हैं व्यक्तित्व और उसका मापन। व्यक्तित्व और उसका किस प्रकार से हम मापन कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस अंक में पढ़ने का काम करेंगे। दोस्तों, तो चालू करते हैं। व्यक्तित्व व्यक्तित्व जिसको हम पर्सनालिटी कहते हैं। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का पर्याय है और जो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बाहरी नकाब या वेशभूषा। जिसका अर्थ क्या है मित्रों? बाहरी नकाब या वेशभूषा। जैसे जब व्यक्ति सम्राट की पोशाक धारण कर रंगमंच पर पहुंच जाता है तो उसका व्यक्तित्व हमारी सामान्य दशा से भिन्न हो जाता है। सिर्फ कपड़े को पहनकर हम उसकी सामान्य दशा को जान जाते हैं। इस दृष्टिकोण से यह मान्यता विकसित हुई है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व की बाह्य गुणों के द्वारा माप की जा सकती है। व्यक्तित्व का यह अर्थ एकांकी है, यद्यपि बाह्य गुणों का व्यक्ति के व्यक्तित्व में महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह कैसा दिखता है, आगे हम इसमें देखें तो, किंतु केवल बाह्य गुणों को ही व्यक्तित्व नहीं कहा जा सकता, ऐसा हम मानने का काम करेंगे। आगे के पढ़ेंगे तब। व्यक्तित्व में उसके संवेग भी होने चाहिए, आचार विचार भी होने चाहिए, सिद्धांत भी होने चाहिए, मनोवृत्ति होनी चाहिए, व्यवहार, क्रियाएं, रुचियां, बुद्धि सभी कुछ समाहित होनी चाहिए। इस प्रकार व्यक्तित्व में व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की क्रियाएं का संगठन सम्मिलित होता है। उसी को हम पूर्ण रूप से व्यक्तित्व कहते हैं, जिसमें ये सारे गुण उसमें शामिल हो। आचार, व्यवहार, सिद्धांत, मनोवृत्तियां, क्रियाएं, रुचियां, बुद्धि सम्मिलित हों। आगे देखें मित्रों, इसमें व्यक्तित्व की अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। इनकी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को हम देखने का काम करें। कौन कौन सी परिभाषाएं देखें? मनोवैज्ञानिक के अनुसार इसमें दिया है कि प्रिंस मार्टन के अनुसार क्या है दोस्तों? प्रिंस मार्टन के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, व्यक्तित्व समस्त शारीरिक, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। यह कहते हैं कि व्यक्तित्व जो व्यक्ति का होता है वह समस्त शारीरिक, उसका बनावट, उसका चाल ढाल, उसका देखने का नजरिया, उसका बोलने का तरीका, यह जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग होता है। जन्मजात भी होता है, उनके माता पिता से मिलता है। अर्जित मतलब वह रहकर परिवेश में, समाज में अपने आप को ढालने का काम करता, उसको अर्जित प्रवृत्तियों का योग कहा गया है। किसने कहा दोस्तों यह परिभाषा? प्रिंस मार्टन के अनुसार। मन के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। विशिष्ट संगठन का ये मतलब तात्पर्य है कि वह व्यक्ति क्या व्यवहार करता है और तरीके क्या है व्यवहार करने के, उसकी रुचियां क्या है, किस क्षेत्र में रुचियां है, दृष्टिकोण क्या है, उसका सोचने समझने की दृष्टिकोण क्या है, इसकी क्षमता क्या है, किसी भी काम को करने की क्या क्षमता हो सकती है, उसकी योग्यता क्या है, और इनकी अभिरुचियां उनकी इंटेलिजेंटता क्या है, अवेयरनेस क्या है उसकी, और इन सभी के विशिष्ट संगठन को क्या कहा गया है? मन के अनुसार व्यक्तित्व का, व्यक्ति का व्यक्तित्व कहा गया है। अब देखें, इसमें हम व्यक्तित्व की विशेषताएं देख लें कि उस व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जिससे उसके व्यक्तित्व को बाहर हम निखरता हुआ देख सकें। चालू करें मित्रों। नंबर 1 है आत्मचेतना। यह व्यक्तित्व की पहली विशेषता कही गई है। इसी विशेषता के कारण मानव को सब जीवधारियों में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है। उसमें आत्मचेतना होती है इसलिए, नहीं तो सभी तो खाते पीते हैं, सभी रहते हैं, सभी बच्चा पैदा करते हैं, लेकिन मानव में आत्मचेतना होती है और उसके व्यक्तित्व की उपस्थिति को स्वीकार किया जाता है। जब व्यक्ति यह जान जाता है कि वह क्या है, समाज में उसकी क्या स्थिति है, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, तभी उसमें व्यक्तित्व का होना स्वीकार किया जाता है। आगे देखें दोस्तों, इसमें हम सामाजिकता के बारे में समझें। नंबर 2 हमारा जो यह व्यक्तित्व की विशेषताएं है वो सामाजिकता है। दूसरे नंबर की, समाज से पृथक मानव और उसके व्यक्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वह प्राणी सामाजिक है और समाज में ही रहेगा। मानव में आत्मचेतना का विकास तभी होता है जब वह समाज के अन्य व्यक्तियों के संपर्क में आकर क्रिया और अंतःक्रिया करता है और इन्हीं क्रियाओं के फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। नंबर 3 सामंजस्यता। अगला है हमारे पास आता है सामंजस्यता। सामंजस्यता का मतलब होता है व्यक्ति को न केवल बाह्य वातावरण से वरन अपने स्वयं के आंतरिक जीवन से भी सामंजस्य करना पड़ता है।
सामंजस्य करने के कारण उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और फलस्वरूप उसके व्यक्तित्व में भी विभिन्नता दृष्टिगोचर होती, मतलब उसमें भी परिवर्तन आता है। यही कारण है कि चोर, डाकिये, पत्नी, डॉक्टर आदि के व्यवहार और व्यक्तित्व में अंतर मिलता है। वस्तुतः मानव को अपने व्यक्तित्व को अपनी दशाओं, वातावरण, परिस्थितियों आदि को अनुकूल बनाना पड़ता है। आगे देखें, इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए व्यक्तित्व की विशेषताओं में। यही इच्छा शक्ति व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से संघर्ष करके अपने व्यक्तित्व को उत्कृष्ट बनाने की क्षमता प्रदान करती है। इसी शक्ति की निर्बलता उसके जीवन को अस्त व्यस्त करके उसके व्यक्तित्व को विघटित कर देती है। नंबर 5, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, इसमें हम देखें दोस्तों, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में हमारे पास आता है मनुष्य मनो शारीरिक साइकोलॉजिकल साइकोफिजिकल प्राणी है, अतः उसके अच्छे व्यक्तित्व के लिए अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का होना एक आवश्यक शर्त है। आगे देखें, एकता एवं एकीकरण। जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर का कोई अवयव अकेला कार्य नहीं करता है, उसी प्रकार व्यक्तित्व का कोई तत्व अकेला कार्य नहीं करता है। ये तत्व हैं शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि। व्यक्तित्व के इन सभी तत्वों में एकता का एकीकरण होता है दोस्तों। आगे देखें हम 7वें नंबर में विकास की निरंतरता। विकास की निरंतरता हमारे सामने आती है। व्यक्तित्व के विकास में कभी व्यक्तित्व के विकास में कभी स्थिरता नहीं आती है। जैसे जैसे व्यक्ति के कार्यों, विचारों, अनुभवों, स्थितियों आदि में परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे उसके व्यक्तित्व के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। विकास की यह निरंतरता शैशवावस्था से जीवन व अंत तक चलती रहती है। ऐसे समय कभी नहीं आता जब यह कहा जा सके कि व्यक्तित्व का पूर्ण विकास या पूर्ण निर्माण हो गया है। ऐसा समय कभी नहीं आता, ऐसा माना जाता है। वह निरंतर सीखते रहता है। व्यक्तित्व निर्धारण एवं मापन। व्यक्तित्व का मापन जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में किसी न किसी रूप में हम सदैव करते रहते हैं। सामाजिक जीवन के अतिरिक्त उद्योग, व्यापार तथा कार्य प्रधान क्षेत्रों में व्यक्तित्व को देखकर और उसका अनुमान लगाकर ही विभिन्न स्थानों के लिए व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। सेना में विभिन्न पदों के चयन के समय व्यक्तित्व मापन के आधार पर ही भर्ती की जाती है। या कोई भी एग्जाम ले लो आप, सभी में व्यक्तित्व के मापन को देखा जाता है, उसके बाद ही उसकी भर्ती करते हैं। इसी प्रकार विद्यालयों की विभिन्न परिस्थितियों में छात्रों के व्यक्तित्व के अनुसार ही उनका चयन किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि व्यक्तित्व मापन के लिए साधन चाहिए, मात्र अनुमान से वैज्ञानिक मूल्यांकन या मापन संभव नहीं है। व्यक्तित्व परीक्षणों को प्राय 3 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 आत्मनिष्ठ विधियां हैं। आत्मनिष्ठ विधि में व्यक्ति संबंधी सूचना प्राप्त करने के साधन मुख्य रूप से दिए जाते हैं। या तो स्वयं व्यक्ति से उनके संबंध में जानकारी लेना या उसके संबंधियों तथा मित्रों से उसके संबंध में जानकारी लेना। इन दोनों प्रकार के साधनों के लिए 4 प्रमुख विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां मित्रों? इसमें 4 प्रमुख विधियां हैं। पहली विधि हम आत्मनिष्ठ विधियां हैं, इसको आगे के अंक में पढ़ेंगे, जिसमें 4 विधियां आएंगी। साक्षात्कार विधि है, व्यक्तिगत इतिहास है, इसमें जीवन कथा विधि है, अभिज्ञापक प्रश्नावली विधि है, और फिर इसके बाद में ख नंबर पे वस्तुनिष्ठ विधि आती है। इसको भी हम आगे के अंक में पढ़ने का काम करेंगे। तो दोस्तों, यह जो सीरीज है हमारे द्वारा चलाई जा रही है, व्यक्तित्व और उसका मापन, यह इस सीरीज में हम एक ही एग्जाम को कवर नहीं कर रहे हैं दोस्तों। मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, या तमाम सीटीईटी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। और इस सीरीज को देखने का काम करें। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को किस प्रकार से आगे शिक्षित करें, उसके लिए यह जरूरी है कि वह इस सीरीज देखें और समझें। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।